सुबह के 7 बज रहे थे जब मेरी आंख खुली तो कमरे में फैली हुई रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगी थी। मैंने बिस्तर पे लेटे लेटे एक लंबी अंगड़ाई ली और घड़ी की तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, बल्कि इस कैद से चंद घंटे की आज़ादी का रास्ता था जो मैं अपने ही घर में महसूस करती थी। मैंने जल्दी से बिस्तर छोड़ा और वॉशरूम की तरफ भागी, क्योंकि अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी और पराठों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। लेकिन मेरा दिल मचल रहा था कि मैं कब घर की दहलीज पार करूंगी और कब कॉलेज पहुंचूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं घर पे रह के वो काम नहीं कर सकती जिसकी मुझे अब आदत लग चुकी थी। नाश्ते की मेज़ पे बाबा अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहा, आज तो मेरी बेटी बहुत जल्दी में लग रही है। खैर तो है? जिस पर मैं ज़बरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाई और लुकमा तोड़ते हुए कहा कि आज कॉलेज में पहला लेक्चर बहुत अहम है। अगर मैं लेट हो गई तो प्रोफेसर मुझे अंदर नहीं आने देंगे। अम्मी ने चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहा, बेटा आराम से खाओ, अभी बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी चाय पी ली। हालांकि मेरा गला खुश्क हो रहा था। ये वो प्यास नहीं थी जो पानी से बुझती है, बल्कि ये वो बेचैनी थी जो मुझे पिछले 1 महीने से कॉलेज की उस खास जगह पे ले जाती थी जिसे हम सब सहेलियों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। घर में मैं एक फर्माबरदार और सलीकामंद बेटी थी, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही मेरा एक दूसरा रूप सामने आता था, जैसे मेरे घर वाले बिल्कुल नावाकिफ थे। कॉलेज की वैन में बैठते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था, और जैसे जैसे कॉलेज की इमारत करीब आ रही थी मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वैन कॉलेज के गेट पे रखी, मैंने अपना बैग कंधे पे डाला और सीधी अपनी सहेली जुनैरा के पास पहुंच गई, जो गेट के पास ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसे मुझे देखते ही शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा कि आ गई तुम? तो मैंने उसे दबी आवाज में कहा, हाँ जल्दी चलो, अब मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा। हम दोनों कैंटीन के पीछे बने उस पुराने रूम की तरफ बढ़े जहां बहुत कम लोग आते थे। जुनैरा ने पहले इधर उधर देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, और फिर अपने बैग की एक खुफिया जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली। उसने एक सिगरेट सुलगाई और पहला कश लेके धुआं फिजा में उछाल दिया। जब उसे वो सिगरेट मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे हाथों में हल्की सी लर्जिश थी, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कश लिया मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म की रगें पुरसकून हो गई हों। वो धुआं जब मेरे फेफड़ों में उतरा तो मुझे वो सारी पाबंदियां भूल गईं जो घर में मुझ पे लगी हुई थी। जुनैरा ने धुएं के मरगोले बनाते हुए मुझसे पूछा, तुम्हें पता है नादिया, अगर कभी घर वालों को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? जिस पे मैंने गहरा कश लिया और कहा, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं घर जाने से पहले इलायची खा लेती हूँ और परफ्यूम इतना ज़्यादा छिड़कती हूँ कि किसी को शक भी नहीं होता। मेरे लिए ये कॉलेज के चंद घंटे ही वो वक्त होता था जहाँ मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती हूँ और किसी का कोई डर नहीं होता। लेकिन मुझे उस वक्त यह अंदाज़ा नहीं था कि ये सुकून मेरी ज़िंदगी में क्या तूफान लाने वाला है, और यह आदत मुझे किस मोड़ पे ले जाएगी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं बस उस धुएं में अपनी तमाम फिक्रें उड़ाती रही और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी दलदल में उतर रही हूँ जहाँ से निकलना मेरे बस में नहीं रहेगा। इस तरह रोज़ाना का ये मामूल बन गया था कि घर से कॉलेज के लिए निकलना और वहाँ जाकर सबसे पहले अपनी उस तलब को पूरा करना जिसके बगैर मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। मेरी ज़िंदगी का ये दोहरापन अब मेरे लिए एक मामूल बन चुका था। सुबह घर से एक पाक बाज और सुलझी हुई लड़की बन के निकलना, और कॉलेज की हदूद में दाखिल होते ही उस लत का शिकार हो जाना जिसने मुझे बुरी तरह अपनी जकड़ में लिया था। इस रूम की इस घुटन ज़दा फिजा में जब मैं और जुनैरा बैठते थे तो वहाँ की दीवारों पे जमी गिर्द और पुराने फर्नीचर की बू हमें कभी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हमारे लिए वहाँ का माहौल दुनिया की सबसे पुरसकून जगह थी। जुनैरा अक्सर मुझसे कहती थी कि नादिया, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो कि घर में इतनी मासूम बन जाती हो और यहाँ आके बिल्कुल बदल जाती हो? मैं उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर में बाबा की मोहब्बत और अम्मी का एतबार मेरे लिए कितना बड़ा बोझ बन चुका था। वो जब भी मेरी तारीफ करते थे तो मेरा दिल अंदर से कटता था, मगर सिगरेट की तलब मेरे ज़मीर की हर आवाज़ को दबा देती थी। कॉलेज के लेक्चर्स के दौरान भी मेरा ध्यान अक्सर किताबों में नहीं होता था, बल्कि मैं घड़ी की सुइयों को देखती रहती थी कि कब लंच ब्रेक हो और कब मैं दोबारा उस रूम का रुख करूं। कभी कभी जब क्लास में कोई प्रोफेसर सिगरेट नोशी के नुकसानात पे बात करते तो मुझे ऐसे लगता जैसे वो सीधा मुझसे मुखातिब है और मेरी चोरी पकड़ी गई है। मेरा चेहरा पसीने से तर हो जाता था और मैं अपनी नज़रें झुका लेती थी, मगर जैसे ही क्लास ख़त्म होती मेरा कदम खुद ब खुद उसी रास्ते की तरफ उठ जाता। मुझे याद है एक बार हमारे कॉलेज के एक टीचर ने मुझे कैंटीन के पीछे से गुजरते हुए देख लिया था और मेरे दिल की धड़कन एकदम रुक गई थी।
انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نادیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے الفاظ جمع کیے اور جھوٹ بولا کہ میڈم میرا ایک پیج اڑ کے یہاں آ گیا تھا، بس وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے شک کی نظر سے مجھے دیکھا مگر شاید میری معصوم شکل نے انہیں یقین دلا دیا اور وہ وہاں سے چلے گئیں۔ اس دن میں بہت ڈر گئی اور میں نے سوچا کہ اب بسید نہیں، اب میں یہ عادت چھوڑ دوں گی۔ مگر اگلے ہی دن جب میں سو کے اٹھی تو وہی بے چینی، وہی تڑپ دوبارہ میرے پورے وجود پہ حاوی ہو گئی تھی۔ میرا سر پھٹنے لگا اور جب تک میں وہ دھواں اپنے اندر نہ اتار لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ زنیرہ اکثر مجھے نئے برانڈز کے بارے میں بتاتی تھی اور ہم اپنے جیب خرچ سے پیسے بچا کے مہنگی سگریٹیں خریدتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ کینٹین کا وہ لڑکا جو ہمیں یہ سب لا کے دیتا وہ ہم سے اضافی پیسے مانگتا تھا اور ہمیں اسے وہ پیسے دینے پڑتے تھے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی اس حالت پہ کبھی کبھی ترس بھی آتا۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہونے کے باوجود میں ایک معمولی سی ڈبی کی غلام بن چکی تھی، لیکن وہ جو سکون کے چند لمحے ملتے تھے وہ میری عقل پہ پردہ ڈال دیتے تھے۔ کالج کی لائف میں فنکشنز ہوں یا عام دن میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ میں نے خود کو کیسے بچانا ہے۔ میں نے اپنے بیگ میں ہمیشہ الائچی، لونگ اور ایک تیز خوشبو والا پرفیوم رکھا ہوتا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے میں وین میں بیٹھ کے اپنا حلیہ درست کرتی تھی، آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھتی تھی کہ کہیں وہ سرخ تو نہیں، اور جب میں گھر میں قدم رکھتی تھی تو میں دوبارہ وہی نادیہ بن جاتی تھی جسے دیکھ کے بابا فخر سے کہتے تھے کہ میری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ ان کا یہ جملہ میرے کلیجے میں تیر کی طرح لگتا تھا مگر میں اب اس راستے پہ اتنی دور نکل آئی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر وقت اسی رفتار کے ساتھ گزرتا گیا۔ کالج کے آخری سال تک یہ عادت میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی تھی، اور اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کالج ختم ہونے کے بعد جب میں ہر وقت گھر پہ رہوں گی تو میں اپنی ضرورت کو کیسے پوری کروں گی۔ مگر تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی پلان کر رکھا تھا، اور جلد ہی میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آنے والی تھی جس نے مجھے مزید گہری دلدل میں دھکیل دینا تھا۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرا دل بری طرح مچل رہا تھا کہ کاش میں اس وقت ایک سگریٹ سلگا سکوں، لیکن گھر کے ماحول میں یہ ناممکن تھا۔ میں نے اپنا کالج بیگ بیڈ کے نیچے چھپا رکھا تھا جس کی چھوٹی جیب میں سگریٹ کی وہ ڈبی موجود تھی جو میری روح کو تسکین کا واحد ذریعہ بن چکی تھی۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتی مگر پکڑے جانے کا خوف مجھے روک دیتا تھا۔ ابھی میں اسی تڑپ میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور امی اندر داخل ہوئیں۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کرتے پکڑی گئی ہوں۔ امی کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی تھی، وہ میرے پاس آ کے بیٹھی اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی، بیٹا تمہارے بابا کے ایک دوست ہیں ناصر صاحب، ان کا بیٹا بہت لائق ہے، وہ لوگ اگلے ہفتے تمہیں دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ امی کی یہ بات سن کے میرے دل کو ایک زوردار دھڑکا لگا۔ خوشی کے بجائے میرے پورے وجود میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی کیونکہ مجھے اپنی اس حقیقت کا پتہ تھا جو میں نے دنیا سے چھپا رکھی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، امی ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ لیکن امی نے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، تم بس ذہنی طور پہ تیار رہنا۔ امی تو یہ کہہ کے چلی گئی مگر میرے لیے کمرے کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگی تھیں۔ مجھے لگا اگر میری شادی ہو گئی تو میں اس لت کو کیسے چھپاؤں گی، اور اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے ماں باپ کی عزت کا کیا ہوگا۔ اگلے دن میں کالج پہنچی تو میرا ذہن اسی خوف میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی سب سے قریبی دوست مریم کو ایک طرف لے جا کے سب کچھ بتا دیا۔ مریم وہ لڑکی تھی جو خود سگریٹ نہیں پیتی تھی اور ہمیشہ مجھے اس آگ سے دور رہنے کا مشورہ دیتی تھی۔ میری بات سن کے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بہت سنجیدگی سے کہا کہ دیکھو نادیہ، میں تمہیں پہلے بھی کہتی تھی کہ یہ راستہ بربادی کا ہے۔ تم ایک عورت ہو اور کل کو تم نے ایک نئی نسل کو جنم دینا ہے۔ یہ زہر تمہارے وجود کے ساتھ ساتھ تمہاری ممتا کو بھی نگل جائے گا۔ ابھی وقت ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ تم کبھی سکون نہیں پا سکو گی۔ مریم کی باتیں سن کے میرا دل بھر آیا اور میں نے روتے ہوئے کہا، مریم میں کیا کروں؟ اب میں اس موڑ پہ آ گئی ہوں جہاں سے واپسی کا راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میں کوشش بھی کرتی ہوں تو میرا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ مجھے سگریٹ کے بغیر اپنی زندگی ادھوری لگتی ہے۔ مریم نے مجھے حوصلہ دیا لیکن میرے اندر کا ڈر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران کالج میں ایک اور حادثہ پیش آ گیا جس سے میری زندگی کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھیں۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی جسے میری پہلے بھی کئی بار تلخ کلامی ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے خار کھاتی تھی کیونکہ میں پڑھائی میں اس سے بہتر تھی۔
उस दिन जब मैं कैंटीन के पीछे उसी पुराने रूम में बैठी अपनी बेचैनी दूर करने के लिए सिगरेट के कश लगा रही थी तो मुझे अचानक किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने घबरा के मुड़ के देखा तो वही लड़की अपने मोबाइल का कैमरा मुझ पे ताने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसने कहा, वाह नादिया, तुम तो बड़ी पारसा बनती हो और सबके सामने बहुत मासूम सूरत बना के रखती हो, लेकिन तुम्हारी ये हकीकत अगर तुम्हारे माँ बाप तक पहुंच जाए तो क्या होगा। ये तस्वीर अब मेरे पास महफूज है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारी वो झूठी इज्जत कैसे बरकरार रहती है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, उसकी मिन्नतें की कि खुदा के लिए ऐसा मत करना, मेरे घर वालों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर वो अपनी ज़िद पे अड़ी रही। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि ये शराफत से नहीं मानेगी। मैंने अपने बैग से वो तमाम पैसे निकाले जो मैंने मुश्किल से जमा किए थे और उसके सामने रख दिए। मैंने उससे कहा, ये लो सब कुछ और मेरा पीछा छोड़ दो। वो लड़की उन पैसों को देख के थोड़ी नरम पड़ी और तस्वीर डिलीट करने का वादा करके वहाँ से चली गई। लेकिन इस वाक़ये ने मेरे अंदर ये खौफ पक्का कर दिया था कि मैं कितनी ख़तरनाक आग से खेल रही हूँ। अब रिश्ता आने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था और मेरे पास कोई हल नहीं था सिवाय इसके कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूं या फिर उस झूठ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूं। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरता लम्हा मेरे दिल की धड़कनों को तेज़ कर रहा था। आखिरकार इतवार का दिन भी आ गया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। मैंने हफ्ते वाले दिन बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पी ताकि इतवार को जब वो लोग आएँ तो मेरे मुंह से या कपड़ों से ज़रा बराबर भी बू ना आए। वैसे तो मैं हमेशा माउथ फ्रेशनर और इलायची का इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था, जैसे कोई मेरा गुनाह मेरी पेशानी पे लिखा हुआ देख लेगा। इतवार की सुबह हुई तो पूरा घर एक ख़ास किस्म के चहल पहल में था। अम्मी बहुत खुश थीं और सुबह से ही किचन में तरह तरह के खाने बनाने में मसरूफ़ थीं। मैं भी उनके साथ कामों में लगी हुई थी। कभी सफाई करती तो कभी बर्तन लगाती। जब भी मेरी नज़र अम्मी के चेहरे पे पड़ती तो उनकी आंखों में मौजूद चमक मेरे दिल पे एक बोझ बन जाती। मैं सोचती थी कि अम्मी मुझ पे कितना एतबार करती हैं और मैं उनसे कितना बड़ा सच छुपा रही हूँ। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि नादिया, तुम एक झूठ की बुनियाद पर नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। लेकिन सिगरेट की वो तलब जो पिछले 24 घंटों से दबी हुई थी मुझे जहनी तौर पे थका रही थी। दोपहर तक सारा खाना तैयार हो चुका था। अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में भेज दिया कि जाओ अब तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने अपने कमरे में जाके वो कपड़े पहने जो ख़ास तौर पे आज के लिए थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरा चेहरा जर्द लग रहा था। शायद ये उस खौफ की वजह से था जो मेरे अंदर घर कर गया था। मैंने बहुत अच्छे से मेकअप किया, बालों को संवारा और ख़ुद पे बहुत ज़्यादा परफ्यूम छिड़का ताकि सिगरेट की किसी पुरानी बू का वहम भी बाकी न रहे। अभी मैं तैयार हो ही रही थी कि बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। बाबा ने उनका इस्तकबाल किया और फिर ड्राइंग रूम कहकहों से गूंजने लगा। थोड़ी देर में अम्मी कमरे में आईं और मेरा हाथ पकड़ के दुआएं देने लगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह नजरे बद से बचाए, मेरी बेटी तो बिल्कुल परी लग रही है। वो मुझे सहारा दे के बाहर ले गईं। जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें मुझ पे जम गई थीं। मैंने नज़रें झुका के सबको सलाम किया और एक सोफे पे बैठ गई। मैंने हिम्मत करके सामने बैठे उस लड़के की तरफ देखा तो वो बहुत ही डिसेंट और पढ़ा लिखा लग रहा था। उसकी शख्सियत में ख़ास किस्म का वक़ार था और वो बिल्कुल सादा मगर अच्छे अंदाज में बात कर रहा था। उसके घर वाले तो मुझे देखते ही खुश हो गए थे। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि उन्हें मैं बहुत पसंद आ गई हूँ। अम्मी और बाबा के चेहरों पर इत्मीनान देख के मुझे थोड़ी खुशी हुई, मगर परेशानी का बोझ वैसे ही कायम था। फिर वो लम्हा आया जिसका मुझे डर था। बाबा ने कहा कि बच्चों को अकेले में बात कर लेने दें ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें। अम्मी मुझे और उस लड़के को मेरे ही कमरे में ले गईं ताकि हम सुकून से बात कर सकें। हालांकि वो मेरा अपना कमरा था जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे थे, लेकिन आज मुझे वहां बैठते हुए अजनबियत महसूस हो रही थी। लड़का सोफे पे बैठ गया और मैं बेड के कोने पर दुबक के बैठ गई। वो इधर उधर की बातें करने लगा। उससे अपने काम के बारे में बताया, अपनी पसंद नापसंद का जिक्र किया, लेकिन मैं चाह के भी अपनी जुबान नहीं खोल पा रही थी। मेरा गला जैसे कांटों से भर गया था और मुझे डर था कि अगर मैंने मुंह खोला तो कहीं उसे सच का पता न चल जाए। हालांकि सिगरेट पिए हुए मुझे पूरा एक दिन गुजर चुका था। वो मेरी खामोशी देख के थोड़ी देर रुक गया और फिर उसने बहुत नरमी से पूछा कि क्या आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज़ है? आप बिल्कुल बात नहीं कर रही। अगर आपकी कोई मर्जी है या आपको मैं पसंद नहीं आया तो आप बिला झिझक बता सकती हैं। मैंने उसकी बात सुन के नफ़ी में सर हिला दिया और बमुश्किल अपनी नज़रें उठा के उसे देखा। वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था और मुझे अपने आप से और भी नफरत होने लगी थी।
کہ میں اس جیسے انسان کو دھوکے میں رکھ رہی ہوں۔ اسے پھر کچھ سوال پوچھے اور میں صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کمرے کی ہر چیز پکار پکار کے میرا راز اسے بتا دے گی، لیکن وہ شاید میری اس خاموشی کو میری شرم و حیا سمجھ رہا تھا۔ اسے مسکرا کے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، آپ کا خاموش رہنا ہی میرے لیے ہاں ہے۔ میں اس کی شرافت دیکھ کے حیران تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں وہ لڑکی ہوتی جس کا یہ تصور کر رہا ہے، لیکن میں تو ان دھوؤں کی اسیر تھی جنہوں نے میری سوچوں کو بھی دھندلا دیا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو امی نے مجھے گلے لگا لیا کیونکہ رشتہ پکا ہو چکا تھا، مگر میرے دل میں ایک ایسا خوف بیٹھ گیا جو مجھے جینے نہیں دے رہا تھا۔ اس ملاقات کے ٹھیک ایک ہفتے بعد کی بات ہے، جب میں دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا تھا جس پہ صرف سلام لکھا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں اس لڑکی کا میسج نہ ہو جس نے میری ویڈیو بنائی تھی، لیکن جب میں نے میسج کھولا تو نیچے عاصم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے بہت تمیز سے اپنا تعارف کروایا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا، کیونکہ ابھی تک ہمارے گھر والوں نے نمبروں کا تبادلہ نہیں کیا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا تو اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنی امی کے موبائل سے تمہارا نمبر چوری کیا ہے کیونکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عاصم کی باتیں بہت دلکش تھیں۔ وہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگنے لگا۔ ہماری باتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ مجھے اپنے کام کے بارے میں بتا رہا تھا اور میں اسے اپنی پڑھائی کے بارے میں۔ باتوں باتوں میں ایک دن اس نے کہا، نادیہ، کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ میرے گھر میں ویسے تو باہر جانے پہ اتنی پابندی نہیں تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کب ملنے کا پروگرام بنا لے گا۔ ابھی ہماری کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی کہ اگلی صبح جب میں سو کے اٹھی تو عاصم کا میسج موبائل پہ موجود تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ آج دوپہر میں ہم ملیں گے، میں تمہیں کالج سے پک کر لوں گا۔ یہ پڑھ کے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن پھر ایک دم سے وہی پرانا خوف میرے پورے وجود پہ حاوی ہو گیا۔ میں نے سوچا آج تو مجھے بہت سنبھل کے رہنا ہوگا۔ میں کالج چلی گئی اور روزانہ کی طرح بریک کے وقت جب میری طلب حد سے بڑھنے لگی تو میں نے سوچا کہ ابھی تو دوپہر میں دیر ہے، کیوں نہ ایک سگریٹ پی لوں۔ میں اپنی اسی دوست زنیرہ کے ساتھ روم میں چلی گئی اور وہاں بیٹھ کے میں نے سکون سے سگریٹ پی۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ عاصم وقت سے پہلے ہی کالج پہنچ جائے گا۔ ابھی سگریٹ پیے ہوئے مجھے مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے موبائل پہ عاصم کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کی آواز آئی کہ نادیہ، میں تمہارے کالج کے گیٹ کے بالکل باہر کھڑا ہوں، تم جلدی سے باہر آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور میں پاگل ہونے لگی تھی۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا کیونکہ ابھی ابھی پی گئی سگریٹ کی بو میری سانسوں میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا بھانڈا بیچ چوراہے پھوٹ جائے گا اور میری ساری پارسائی کا لبادہ اتر جائے گا۔ عاصم جیسا ڈیسنٹ لڑکا جب میرے منہ سے سگریٹ کی بو محسوس کرے گا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں گی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے کالج بیگ کی ایک جیب میں برش، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ فریشنر ہمیشہ رکھا ہوتا ہے۔ میں کسی پاگل کی طرح باتھ روم کی طرف بھاگی اور وہاں جا کے جلدی جلدی اپنے دانت صاف کرنے لگی۔ میں نے اتنی بے رحمی سے برش کیا کہ میرے مسوڑے درد کرنے لگے، مگر مجھے اس درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے 2-3 بار ماؤتھ واش کیا اور پھر اپنے بیگ سے الائچی نکال کے منہ میں رکھ لی۔ پھر میں نے اپنی سہیلی مریم کے پاس جا کر اس کے منہ کے قریب ہو کے پوچھا، مریم، سچ بتاؤ، کیا میرے منہ سے اب بھی کوئی بو آ رہی ہے؟ مریم نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، نہیں نادیہ، تم اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا، لیکن میرا دل اب حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ درست کیا، چہرے پہ تھوڑا پاؤڈر لگایا تاکہ میری گھبراہٹ چھپ سکے، اور بوجھل قدموں کے ساتھ کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ سامنے عاصم کی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی اور وہ خود باہر نکل کے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میری ٹانگیں لرز رہی تھی کہ کہیں وہ قریب آتے ہی سب کچھ بھانپ نہ لے۔ میں جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی تو عاصم نے گاڑی سٹارٹ کی اور میری طرف دیکھ کے مسکرایا، مگر میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور میں نے انہیں چھپانے کے لیے اپنے بیگ پہ رکھ لیا۔ عاصم نے میری خاموشی اور پریشانی محسوس کر لی تھی۔ اس سے بہت حیرت سے پوچھا کہ نادیہ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں سرپرائز دینے کے لیے یہاں آ گیا ہوں، یا تم مجھ سے مل کے خوش نہیں ہو؟ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے،
बस मैं अचानक आपको यहाँ देख के थोड़ी हैरान हो गई थी। आसिम ने शक की नज़र से मुझे देखा मगर फिर बात बदल दी। आखिरकार हम एक बहुत ही महंगे और खूबसूरत रेस्टोरेंट पहुँचे। वहाँ हर तरफ फैमिलीज़ बैठी थीं। आसिम ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना ऑर्डर किया और बहुत प्यार से बातें करने लगा। वो मुझे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सुना रहा था कि वो शादी के वक्त घर को कैसे सजाएगा और हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। मैं उसकी बातें सुन रही थी लेकिन मेरा दिमाग मुसलसल इस खौफ में उलझा हुआ था कि कहीं वो मेरे करीब ना आ जाए, कहीं उसे मेरे कपड़ों से वो मखसूस महक ना आ जाए। मैं लुक़्मे तोड़ रही थी मगर खाना मेरे गले से नहीं उतर रहा था। आसिम बार बार कह रहा था कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही, जिस पे मैंने बेबसी से ये कह के टाल दिया कि मेरी तबीयत थोड़ी बोझल है। तकरीबन 1 घंटा वहाँ गुजारने के बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया। जैसे ही मैं अपने घर के अंदर आई, मैंने सुख का सांस लिया और सीधी अपने कमरे में जाके बेड पे ढेर हो गई। मेरा सर दर्द से फट रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत बड़े हादसे से बाल बाल बची हूँ। मैं छत को घूरते हुए सोचने लगी, क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी? क्या मैं हर रोज इसी तरह झूठ और खौफ के साए में जीऊंगी? मेरा ज़मीर मुझसे सवाल कर रहा था कि नादिया, क्या तुम ये सब छोड़ नहीं सकती? क्या तुम आसिम जैसे अच्छे इंसान के लिए अपनी इस गंदी आदत को कुर्बान नहीं कर सकती? लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग के किसी कोने से एक हौलनाक आवाज़ आई। अगर मैंने सिगरेट छोड़ दी तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं अब इसके बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं जहर की इतनी आदी हो चुकी हूँ कि अब सच्चाई और सुकून की ज़िंदगी मेरे लिए ख्वाब बन चुकी है। मैंने तकिए में मुंह छुपाया और सोचने लगी, आने वाला वक्त मेरे लिए और कितनी मुश्किलें लेके आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज़ था और असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। और आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। पूरे घर में जश्न का समा था। अम्मी और बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने वाला था। मगर मेरी हालत ये थी कि जहाँ हर लड़की अपनी शादी के जोड़े और मेकअप के बारे में सोचती है, वहाँ मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ससुराल जाकर मैं अपनी इस आदत को कैसे जारी रख सकूंगी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था, क्योंकि अब मेरे पास वो कॉलेज का स्टोर रूम नहीं होगा और ना ही मरियम जैसा कोई होगा जो मेरा पर्दा रख सके। मैंने कॉलेज आने से पहले बाथरूम में छुप के आखिरी बार सिगरेट पी और ये सोच के पी कि शायद अब मुझे महीनों इसका मौका न मिले। लेकिन उस एक कश ने भी मेरे दिल का बोझ कम नहीं किया था। शादी की तकरीब बहुत शानदार थी। आसिम गोल्डन रंग की शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था और मैं सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी सबकी तवज्जो का मरकज थी। मगर मेरा दिमाग मुसलसल इसी कश्मकश में था कि क्या आसिम को कभी सच पता चलेगा। रुखसती के वक्त जब मैं बाबा के गले लगी तो वो फूट फूट के रो दिए थे। उनके आंसू मुझे भी रुला रहे थे और मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैं इतने अजीम बाप को कितना बड़ा धोखा देके जा रही हूँ। फिर आसिम ने मेरा हाथ थामा और हम उसकी गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी में वो बार बार मेरा हाथ दबा के मुझे तसल्ली दे रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा और मैं एक नई और खुशहाल ज़िंदगी में कदम रख रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं किसी कैद खाने की तरफ जा रही हूँ, जहाँ मेरा राज किसी भी वक्त खुल सकता था। जब हम आसिम के घर पहुंचे तो रसूमात के बाद हमें कमरे में भेज दिया गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। आसिम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और मेरे करीब आके बैठ गया। उसे मेरा घूंघट उठाया और मुझे प्यार से देखने लगा, लेकिन मैं अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आसिम ने अपना कोट उतारा और उसे कुर्सी पे डाल दिया। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और बेड की साइड टेबल पे रख दिया। जब मेरी नज़र उस चीज़ पे पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस सिगरेट की एक डिब्बी और लाइटर था। मैं अपनी हैरत पे काबू नहीं पा सकी और बेख्तियार आसिम की तरफ देखा, जो अब आराम से बैठ के एक सिगरेट सुलगा रहा था। उसे गहरा कश लिया और धुआं फिजा में उछालते हुए मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। आसिम को इस तरह सिगरेट पीता देखकर मेरे दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस सच से मैं बरसों से डर रही थी, वो तो खुद मेरे सामने सिगरेट सुलगाए बैठा है। मेरी हैरत देख के आसिम ने पूछा, क्या हुआ नादिया, क्या तुम्हें बुरा लगा? मैंने सर झुका के दबी आवाज में कहा, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बस मैं हैरान हूँ। आसिम ने हंसते हुए कहा, देखो नादिया, मैं तुम्हारे सामने कोई झूठ नहीं रखना चाहता था। मुझे यह आदत कॉलेज के ज़माने से है और मैं इसे नहीं छोड़ सका। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला के उसे बता दूं कि मैं खुद भी इसी राह की मुसाफिर हूँ, लेकिन मैं खामोश रही। अगली सुबह जब आसिम बाहर गया तो मैंने मौका पाके बाथरूम में जाके अपनी वो डिब्बी निकाली जो मैंने अपने सामान में छुपा रखी थी। मैंने डरते डरते एक सिगरेट जलाई, लेकिन इसी दौरान आसिम कमरे में वापस आ गया। मैंने घबरा कर उसे छुपाने की कोशिश की, मगर सिगरेट का धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था।
आसिम ने मेरी तरफ देखा और फिर उस सुलगती हुई सिगरेट की तरफ। उसके चेहरे पे गुस्से के बजाय एक अजीब सी हैरत आ गई थी। उसने करीब आकर मेरे हाथ से वो सिगरेट ली और कहा, नादिया, तुम्हें मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। उसका ये जुमला सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी मिल गई हो। हम दोनों अब मिल के सिगरेट पीने लगे और मुझे लग रहा था कि आसिम जैसा जीवन साथी मिलना मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये आज़ादी दरअसल मेरी बर्बादी का वो पहला कदम है जो मुझे एक ऐसे अंधेरे की तरफ ले जाएगा जहाँ सिर्फ पछतावा और आंसू होंगे। शादी के चंद माह बड़े सुकून और आज़ादी में गुजरे। मुझे कभी ख्वाब में भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे ससुराल में ऐसी आज़ादी मिलेगी जहाँ मैं अपने शौहर के सामने बैठ कर सिगरेट पी सकूंगी। आसिम और मैं अक्सर रात को देर तक बैठते और एक दूसरे के साथ सिगरेट के कश लगाते हुए मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे। हमारी ज़िंदगी में कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि आसिम के घर वाले अलग रहते थे और हमें पूछने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान एक दिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। मुझे चक्कर आते और जी मतलाता था। जब मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने खुशी से कहा कि नादिया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ। मैं और आसिम अस्पताल गए तो टेस्ट के बाद डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि मैं हमल से हूँ। ये सुन के उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटने की बातें कर रहा था। लेकिन मेरी खुशी उस वक्त अधूरी रह गई जब डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। डॉक्टर एक उधेड़ उम्र की खातून थी जिनके चेहरे पे बड़ी संजीदगी थी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी और फिर मेरी तरफ देख के बहुत सख्ती से पूछा, क्या तुम सिगरेट पीती हो? ये सवाल सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने घबरा के आसिम की तरफ देखा तो उसने भी खामोशी से सर झुका लिया। मैंने डरते डरते जी में जवाब दिया तो डॉक्टर ने अपनी ऐनक उतार के मेज़ पे रखी और बहुत गुस्से में कहने लगी, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कर रही हो? एक आम इंसान के लिए सिगरेट पीना जानलेवा है, लेकिन एक हामला औरत के लिए ये अपने बच्चे का गला घोंटने के बराबर है। तुम्हारे खून में मौजूद ये जहर सीधा बच्चे तक पहुंच रहा है, जिससे उसकी नशोनुमा रुक सकती है या वो किसी पैदाइशी माजूरी का शिकार हो सकता है। मैं तुम्हें सख्ती से मना कर रही हूँ कि आज और इसी वक्त से तुम सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाओगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम अपने बच्चे की जान की दुश्मन बन जाओगी। डॉक्टर की ये बातें सुन के मैं सुन हो के रह गई थी। आसिम ने भी वहाँ वादा किया कि वो मेरा ख्याल रखेगा और मुझे सिगरेट नहीं पीने देगा। घर वापसी पर आसिम ने अपनी सिगरेट की डिब्बी भी फेंक दी और मुझसे कहा, नादिया, अब हमें अपने बच्चे की खातिर ये सब छोड़ना होगा। शुरू के चंद दिन तो मैंने हिम्मत की और ख़ुद पे काबू पाया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी तलब दोबारा सर उठाने लगी। अमल की वजह से होने वाली चिड़चिड़ाहट और सिगरेट ना मिलने की तड़प ने मुझे पागल कर दिया। जब आसिम काम पे चला जाता तो मैं घर के कोने कोने में सिगरेट तलाशती। एक दिन मुझे अलमारी के पीछे एक पुरानी डिब्बी मिल गई। उसे देख के मेरी आंखें चमक उठी। मेरा ज़मीर कह रहा था, डॉक्टर की बात मानो, अपने बच्चे पे रहम करो, लेकिन मेरी लत ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा, सिर्फ एक कश लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने बाथरूम में जाके खिड़की खोली और छुप के सिगरेट पीने लगी। उस एक सिगरेट ने मुझे वो सुकून दिया जिसके लिए मैं तड़प रही थी, मगर वो सुकून आर्जी था। वक्त गुजरता गया और मेरा पेट बढ़ने लगा। इस सफ़र तकलीफ तो था ही, लेकिन मेरी ये छुप के सिगरेट पीने की आदत भी ख़त्म नहीं हुई। आसिम समझ रहा था मैंने सिगरेट छोड़ दी, इसलिए वो अब मुझ पर ज़्यादा नज़र नहीं रखता था। मैं जब भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती, वो कहती कि बच्चे की धड़कन थोड़ी गैर मामूली है, तुम अपना ख्याल रख रही हो ना? तो मैं झूठ बोल देती कि जी डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरा ये झूठ और मेरी ये ज़िद मेरे अपने जिगर के टुकड़े के लिए मुसीबत का पैगाम बन रही है। मैं रातों को उठ के जब सिगरेट पीती तो मुझे कभी कभी पेट में एक अजीब सी लर्जिश महसूस होती, जैसे बच्चा मुझसे फरियाद कर रहा हो कि माँ मुझे जहर से बचा लो। लेकिन मैं उस जहरीले धुएं की इस कदर आदी हो चुकी थी कि मुझे अपनी ममता से ज़्यादा वो कश अजीज था। हमल के 17वें महीने में दाखिल होते ही मेरी हालत गैर होने लगी। एक शाम मैं अपने कमरे में अकेली थी और आसिम काम से अभी तक वापस नहीं आया था। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे पेट में एक अजीब सी लहर उठ रही है और मेरा दम घुट रहा है। मैंने घबरा के पानी पीना चाहा, मगर मुझसे ग्लास भी नहीं उठाया जा रहा था। मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट फूट रहा है। मैंने फौरन आसिम को फ़ोन किया और वो बदहवासी में घर पहुंचा। फिर वो मुझे लेके उसी लेडी डॉक्टर के पास भागा जिसने मुझे पहले दिन सख्ती से वार्निंग दी थी। अस्पताल की उस सर्द राहदारी में स्ट्रेचर पे लेटे हुए मुझे अपनी ज़िंदगी के वो तमाम कश याद आ रहे थे जो मैंने छुप छुप के लिए थे।
डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया और फ़ौरन अल्ट्रासाउंड का ऑर्डर दिया। अल्ट्रासाउंड के कमरे में जब वो ठंडी जेल मेरे पीठ पे लगाई गई और मॉनिटर पे लहरें उभरने लगीं तो वहाँ मौजूद नर्स का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसे डॉक्टर को इशारा किया और डॉक्टर ने करीब आके बहुत गौर से स्क्रीन को देखा तो उनकी खामोशी मेरे लिए किसी फांसी के फंदे से कम नहीं थी। डॉक्टर ने आसिम की तरफ देख के बहुत तल्ख लहजे में पूछा, नादिया ने सिगरेट नोशी छोड़ी थी या नहीं? आसिम ने नज़र झुका के कहा, जी डॉक्टर, उसने तो मेरे सामने कभी हाथ नहीं लगाया। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देख के बोली, तुम किससे झूठ बोल रही हो नादिया? तुम्हारे बच्चे की नशोनुमा इस वक्त बहुत सुस्त हो चुकी है और उसके गिर्द मौजूद पानी की मिकदार खतरनाक हद तक कम है। बच्चे के दिल की धड़कन भी बहुत धीमी है और अगर यही हाल रहा तो हम इसे वक्त से पहले पैदा करने पे मजबूर हो जाएंगे और शायद वो जिंदा ना बच सके। डॉक्टर की ये बात मेरे कानों में हथौड़ों की तरह लगी। मैं वहीं बेड पे लेटे लेटे रोने लगी और मुझे लगा कि मैंने अपने बच्चे का खुद कत्ल कर दिया है। आसिम ने डॉक्टर से बहुत मिन्नतें की कि किसी तरह बच्चे को बचा लें। डॉक्टर ने मुझे कुछ महंगी दवाइयाँ लिख के दी और मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा, लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर वही जुमला दोहराया, अगर अब भी बाज ना आई तो नतीजा बहुत इबरतनाक होगा। घर वापसी पे आसिम बहुत खामोश था। उसकी ये खामोशी मुझे काट रही थी। उसे मुझे कमरे में लिटा दिया और खुद बाहर चला गया। अगले दिन मेरी सबसे पुरानी सहेली मरियम मुझसे मिलने घर आई। वो जब मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मेरी जर्द रंगत और आंखों के गिर्द गहरे हल्के देख के ठिठक के रह गई। वो मेरे सिरहाने बैठी और मेरा हाथ थाम के बहुत नरमी से पूछा, नादिया, ये सब कैसे हुआ? मैंने रोते हुए उसे डॉक्टर की सारी बातें बता दी। मरियम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, नादिया, मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से समझा रही थी कि ये रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। तुमने अपनी जवानी तो इस धुएं में उड़ा दी, लेकिन अब तुम एक मासूम जान के साथ खिलवाड़ कर रही हो। वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, वो तुम्हारी इस लत की सजा क्यों भुगते? नादिया, औरत की पहचान उसकी ममता से होती है और तुम अपनी ममता को इस जहरीले धुएं की भीड़ चढ़ा रही हो। मरियम ने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मेरी आखिरी नसीहत है, अगर तुमने अभी भी इस डिब्बी को आग न लगाई तो कुदरत तुम्हें वो सबक सिखाएगी जो तुम कभी भुला नहीं सकोगी। मरियम की बात सुन के मैंने उससे वादा किया कि मैं अब कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने अपने तकिए के नीचे छुपी हुई वो आखिरी सिगरेट की डिब्बी निकाली और मरियम के सामने उसे कुचल दिया। मुझे उस वक्त लगा शायद मैं अब सुधर जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने अज़म किया कि मैं अब सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। मगर वो जो पुरानी आदत थी वो मेरी रग रग में रच बस चुकी थी। रात होते ही पूरा घर सो गया तो वही पुरानी बेचैनी, वही तड़प दोबारा मेरे पूरे वजूद पे हावी हो गई। मेरा जिस्म टूटने लगा और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अभी एक कश ना लिया तो मेरा सांस रुक जाएगा। मैंने अंधेरे में हाथ पांव मारे मगर डिब्बी तो मैंने उसके सामने फेंक दी थी। मैं पागलों की तरह कमरे में इधर उधर देखने लगी थी। आखिरकार मुझे आसिम के पुराने कोट की जेब से एक सिगरेट मिला। मेरी आंखें चमक उठी और मैंने वो तमाम वादे, तमाम नसीहतें और अपने बच्चे की वो धीमी धड़कन सब कुछ भुला के उसे सुलगा लिया। वो धुआं जब मेरे अंदर उतरा तो मुझे एक पल के लिए सुकून मिला, मगर मेरे दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, नादिया, आज तुमने अपनी ममता का सौदा कर लिया है। अब जो होगा उसके लिए तैयार रहना। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा जिसका मुझे 9 माह से डर भी था और इंतज़ार भी। एक रात अचानक मेरे पेट में ऐसा शदीद दर्द उठा कि मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। आसिम बदहवासी में मुझे हस्पताल ले गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि लेबर रूम की सफ़ेद रोशनियां मेरी आंखों में चुभ रही थीं और डॉक्टरों की आवाज़ें कहीं दूर से सुनाई दे रही थीं। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ होश न रहा कि कब मेरे बच्चे की पैदाइश हुई और कब मुझे वार्ड में मुंतकिल किया गया। कई घंटों बाद जब मेरी आँख खुली तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी और अफरा तफरी मची हुई थी। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में नर्स से अपने बच्चे के बारे में पूछा तो उसे कोई जवाब नहीं दिया और फ़ौरन डॉक्टर को बुलाने चली गई। थोड़ी देर में डॉक्टर अंदर आई तो उसके चेहरे पे वही सख्ती और अफसोस था जिसका मुझे डर था। उसे बताया, बच्चे को पैदा होते ही मिर्गी का शदीद दौरा पड़ा है और उसके फेफड़े इस कदर कमज़ोर हैं कि वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मुझे पता चला मेरा बच्चा इस वक्त बच्चों की मशीन में वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैं रोने लगी थी। फिर मेरी जिद पे मुझे उस कमरे में ले जाया गया जहाँ शीशे के अंदर वो नन्हा सा वजूद मशीनों और तारों में जकड़ा हुआ था। उसके छोटे से चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा था। मैं शीशे पे हाथ मार के रोती रही कि काश मैं वो जहरीले कश ना लेती। काश मैंने अपनी लज्जत के लिए उस मासूम की ज़िंदगी दांव पे ना लगाई होती। 2-3 घंटे वो बच्चा इसी तरह तड़पता रहा और फिर अचानक मशीन की वो मुसलसल आवाज़ एक लंबी सिसकी में बदल गई।
जिसका मतलब था कि सब खत्म हो गया। नर्स ने सफ़ेद चादर से उस नन्हे वजूद को ढांप दिया और मैं वहीं फर्श पे गिर के चीखने लगी कि मैंने अपने बच्चे की कत्ल किया है। मैंने उसे अपने हाथों से मारा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे स्याह दिन था। मैं कई महीनों तक एक जिंदा लाश बनी रही, लेकिन आसिम ने मुझे संभाला, मुझे एहसास दिलाया कि पछतावा ही तौबा का पहला कदम है। मैंने उसी वक्त अल्लाह से सच्ची तौबा की और सिगरेट की इस लानत को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसने मेरे हाल पे रहम किया और कुछ ही महीनों बाद मैं दोबारा हामला हो गई। इस बार मैंने अपनी सेहत और ग़िज़ा का इतना ख्याल रखा जैसे मैं इस गुनाह का कफ़ारा अदा कर रही हूँ। आज बहुत वक्त गुजर चुका है। अल्लाह ने मुझे 2 खूबसूरत बच्चों से नवाजा है जो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और स्कूल जाते हैं। मैं जब भी उन्हें हंसते खेलते देखती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे सुधरने का मौका दिया। लेकिन इन सब खुशियों के बावजूद मैं उस पहले बच्चे को नहीं भूल पाती। मैं आज भी खुद को उसकी कातिल महसूस करती हूँ, क्योंकि वो ज़ख्म कभी नहीं भर सकता। मेरा यह अंजाम उन तमाम माँओं के लिए एक सबक है जो अपनी किसी भी आरज़ी लज्जत और बुरी आदतों की वजह से अपनी औलाद को खो देती हैं। याद रखें, हमारी एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम जान की दुश्मन बन सकती है। अपनी औलाद के लिए अपनी ज़िंदगी बदलना सीखें, क्योंकि उनका हक आपकी किसी भी आदत से बड़ा है। मैं तो इस पछतावे के साथ जी रही हूँ, लेकिन आपके पास अब भी वक्त है कि आप अपने बच्चों को एक सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकें, क्योंकि जब वक्त हाथ से गुजर जाता है तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता।